हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है वायुमंडल संरचना संगठन, यानी कि जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का है, ठीक है। फर्स्ट बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का ये चैप्टर है, ठीक है। आज इसी वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला टॉपिक हमारे पास है वायुमंडल। भाई वायुमंडल क्या है कि विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। भाई गैसें सबको पता है, बहुत सारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है। देयर आर मैनी गैसेज, ठीक है। तो ये जो गैसेज होती हैं, गैस जो होती हैं, ये गैस कहाँ पाई जाती है? एक मंडल में पाई जाती है, एक समूह में पाई जाती हैं। तो यही बात कह रहा है कि भाई ये विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, यानी ये वायुमंडल जो है इसमें क्या होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं। वायुमंडल में हमारे बहुत सारी क्या होती हैं? गैसें होती हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, ये कह रहा है कि ये पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है, ठीक है। आप जानते ही हैं भाई कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ही वायुमंडल है, ठीक है। और ये वायुमंडल ने क्या कर रखा है? पृथ्वी को ढक रखा है भाई। जिस तरीके से हम अपने आप को एक कंबल में ढक लेते हैं सर्दियों के मौसम में, इसी तरीके से सिमिलरली इसने भी क्या कर रखा है? वायुमंडल ने एक कंबल की तरह काम कर रहा है और पृथ्वी को इनने ढक रखा है, ठीक है। इस वायुमंडल के बहुत सारे फायदे भी हैं, आगे बताएंगे उसको, ठीक है। वायु के बारे में बात कर लेते हैं। हवा, हवा आप सबने देखी है, रंगहीन होती है, उसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है। कोई रंग होता है क्या हवा का? नहीं होता। और गंधहीन होती है भाई, वो क्या होती है? उसमें कोई स्मेल नहीं होती, हवा में कोई स्मेल नहीं होती। अब आप कहोगे सर कि जब हमारी मम्मी खाना पकाती हैं, ठीक है, फिर हमारे पास खुशबू आती है, तो उसमें तो गंध होती है, ठीक है, उसमें तो खुशबू आती है। या कहीं हम बाहर जा रहे होते हैं तो हम जो है सूंघते हैं तो हमें खुशबू आती है या बदबू आती है नहीं आती? तो इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। इसका जवाब क्या है? देखिए, वायु होती गंधहीन है। वायु कैसी होती है? यानी इसमें गंध नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे मान लीजिए हमारी मम्मी घर में खाना पकाती है, तो जो खाना है, खाने के कण जो है वो हवा के कण में मिल जाते हैं, ठीक है। खाने के कण, खाने के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हवा के पार्टिकल्स में मिल जाते हैं और मिल के हम हमारी तरफ हमारे तक जो है वो पहुँचते हैं। इसीलिए हमें जो है उस हवा में क्या आती है? उस हवा में खाने की खुशबू आती है। हालांकि उस हवा में कोई खुशबू नहीं होती, कोई सुगंध नहीं होती, बल्कि वो जो फ्रेगरेंट होती है, वो खुशबू जो होती है, वो कहाँ से आती है? वो खाने की वजह से आती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि वायु कैसी होती है तो आप बता देना भाई वायु जो है रंगहीन होती है और वायु गंधहीन होती है। अच्छा, इसको देखा भी नहीं जा सकता आई थिंक, ठीक है, क्योंकि वायु जो होती है इसको देखा नहीं जा सकता, बल्कि इसको महसूस किया जा सकता है। और महसूस भी तभी किया जा सकता है जब ये गतिशील हो, जब ये कैसी हो? मूवमेंट में हो, बहुत स्पीड के साथ चल रही हो। जैसे कभी कभी आंधी आती है तो हमें महसूस हो जाता है कि ये क्या है? हवा है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं? पवन। गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं? पवन, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना। अब ये वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना में क्या अंतर है, ये आपको समझना पड़ेगा। यानी कि हम वायुमंडल के संगठन में क्या पढ़ेंगे और वायुमंडल की संरचना में क्या पढ़ेंगे, ये हमें पढ़ना है। देखिए, इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जो मेरे टीचर्स ने भी मुझे दिया था। क्या दिया था? मान लीजिए आपके सामने एक टेबल है। क्या है आपके पास? एक टेबल है, ठीक है। अगर आप उस टेबल को देखोगे तो वो किस किस से बना है, आप बताइए। भाई उसमें लकड़ी भी लगी है, लकड़ी लगी है नहीं लगी है, ठीक है। उसमें कुछ कील भी लगी होंगी, ठीक है। उसमें कुछ और फिनिशिंग टच या कुछ चमकीला वगैरह कुछ भी काम हुआ होगा, या पेंट वेंट वो भी लगा होगा, ठीक है। तो ये जो पेंट है, लकड़ी है, कीले हैं, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें इन्हें कहा जाता है संगठन। अगर मैं कहूँ कि टेबल, उस मेज का, उस टेबल का संगठन क्या है, संगठन कौन कौन से उस टेबल के, तो मैं कहूँगा उस टेबल के संगठन है कील, लकड़ी, पेंट, ठीक है। ये उसके जो है उस टेबल के क्या है? संगठन है।
सिमिलरली वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है वायुमंडल के संगठन, जिसमें शामिल है गैस, जलवाष्प और धूल कण। ठीक है, बात आ गई समझ में। इस एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वायुमंडल की संरचना का मतलब क्या है? संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बनावट। देखिए, अगर आप उस मेज की, उस टेबल की आप अगर बनावट देखोगे, ठीक है, तो एक टेबल की एक बनावट है अपनी। ठीक है, बनावट का मतलब उसकी एक आकृति आपको दिख जाएगी। ठीक है, उसका एक शेप है, उसका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसका शेप, उसकी आकृति, उसकी बनावट कैसी है। ठीक है, अभी हम उसकी बनावट देख रहे हैं, लेकिन संगठन में हमने क्या देखा कि वो किस चीज से मिलकर बना है, जैसे कीलों से बना है, लकड़ी से बना है। ठीक है, उसमें हमने ये चीज देखी थी। लेकिन संरचना में हम क्या देख रहे हैं कि उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं कि हाँ, ये टेबल है, बहुत अच्छा टेबल है, बहुत अच्छा डिजाइन है, ठीक है, बहुत अच्छा आकार है, बहुत अच्छी बनावट है। बनावट को देख रहे हैं उसकी हम। ठीक है, तो इसे कहा जाता है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल भी तीन चीजों से मिलकर बना है, गैस, धूल कण और जलवाष्प। यानी वायुमंडल में गैस भी होती है, जलवाष्प भी होती है और धूल कण भी होते हैं। ठीक है, वायुमंडल का संगठन। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका पहला तत्व है, पहला संगठन है गैस। ठीक है, आप जानते हैं कि वायुमंडल में गैस पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी पाई जाती है? हम दो तीन गैसों की बात कर लेते हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, हम उसकी बेस पर चल रहे हैं। तो पहली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी क्वालिटी बता रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, वो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी उसको आने देता है, जाने देता है। ठीक है, यानी सौर विकिरण किसे कहते हैं? सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी की ओर आती है ना, उसे कहा जाता है सौर विकिरण। और जो पृथ्वी वापस भेजती है अंतरिक्ष में, उसे कहा जाता है पार्थिव विकिरण। ठीक है, बात आ रही है समझ में? दोबारा सुनो। जो सूर्य पृथ्वी की ओर किरणें भेजता है, उसे बोला जाता है सौर विकिरण। और जो पृथ्वी फिर वापस लौटा देती है किरणों को, उनको बोला जाता है पार्थिव विकिरण। ठीक है, तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है क्या काम करती है? सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, यानी जो सौर विकिरण होती है उसको आने देती है। लेकिन जो पार्थिव विकिरण जब पृथ्वी उन किरणों को वापस भेजती है, तो उसके लिए अपारदर्शी होती है, यानी उसको वापस इसको ये जाने नहीं देती। ठीक है भाई, सौर विकिरण को तो आने दिया, लेकिन पार्थिव विकिरण को जाने नहीं दे रही है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये इसका कुछ अंश सोखकर और कुछ को पृथ्वी की सतह को प्रतिबिंबित करती है। भाई, ये क्या काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड? सौर विकिरण आती है, सूर्य की किरणें आती है, उसके कुछ हिस्से को तो सोख लेती है और कुछ हिस्से को पृथ्वी की सतह पर भेज देती है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। अब यार आप ध्यान देना कि सब बाकी जो भी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनकी मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या काम कर रही है कि लगातार बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है? क्योंकि जीवाश्म ईंधन जलाया जा रहा है। भाई, जीवाश्म ईंधन को हम जलाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का खतरा क्या है कि भाई, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि ये पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी, यानी जो पृथ्वी किरणें भेजती है ऊपर, उसको ये रोक लेती है। तो भाई, अगर जितनी ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उतना ही ज़्यादा ये किरणों को रोकेगी और उतना ही ज़्यादा पृथ्वी गर्म होगी। तो ये बहुत बड़ा खतरा है पृथ्वी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गैस ओजोन। तो एक गैस में ही पढ़ रहे हैं हम। ओजोन देखिए, अगर देखा जाए तो ओजोन 10 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। अगर मैं ओजोन की बात करूं, ठीक है, धरातल पे जो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यानी ये वायुमंडल जो है, ठीक है, वायुमंडल आपने देखा है, उस वायुमंडल में देखा जाए तो ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या काम करता है? ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी के सतह पर पहुंचने से रोकता है। बहुत ही बढ़िया काम है इसका। क्या काम करता है भाई? जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, हानिकारक किरणें होती हैं, उन किरणों को क्या करता है? ये एब्सॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है गैस ओजोन। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम करती है। क्या काम करती है कि भाई, जो भी सूर्य की हानिकारक किरणें आई, सूर्य ने पृथ्वी की ओर अटैक करने की कोशिश की, तो ये गैस जो है
कवच की तरह, सिपाही की तरह अपने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाती है और उन सभी किरणों को, उन सभी पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने आप को नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, तो ये काम है इस गैस का, तो बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन देखा जाए तो इसके अंदर आप ओजोन छेद आपने सुना होगा कि इसके अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, ओजोन गैस में कमी हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए कि भाई ओजोन जो हमें बचाती है, पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, अगर उसकी उसकी मात्रा में अगर कमी होगी तो क्या होगा कि भाई पृथ्वी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और पृथ्वी जब गर्म होगी तो बस हो गया काम। दूसरा जो वायुमंडल का संगठन है वह है जलवाष्प। जलवाष्प किसे कहते हैं? देखिए, जलवाष्प का मतलब होता है, देखिए ये एक ऐसी गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। भाई ये भी एक तरीके की गैस है, लेकिन इसको पूरी तरीके से गैस ना समझा जाए, क्योंकि ये होता पानी की तरह ही है, पानी का ही फॉर्म होता है, ये एक गैसीय फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये गैस होती है जो ऊंचाई के साथ, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ये घटती जाती है। ठीक है, गर्म इलाकों में इसकी मात्रा ज़्यादा और ठंडे इलाकों में इसकी मात्रा कम होती है। भाई जो गर्म इलाके हैं, ठीक है, हमारा इंडिया भी गर्म इलाकों में आ जाता है। ठीक है, और भी जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे तो नमी जो है ज़्यादा मिलेगी आपको, आर्द्रता जलवाष्प ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो हमारे ठंडे इलाके हैं, ठंडे इलाकों में भैया हो जाएगा काम तुम्हारा, कमी मिलेगी। ठीक है, ठंडे इलाकों में क्या होगा, इसकी मात्रा कम मिलेगी। ठीक है, और ये सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करता है। भाई वही बात है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। क्या काम करता है? जो सूर्य से निकलने वाली जो भी गर्मी होती है वो पृथ्वी की ओर जो आती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको रोक लेता है बस। ठीक है, पृथ्वी से निकलने वाले ताप को इकट्ठा करता है। और क्या काम करता है? देखिए, जो पृथ्वी भी पारद विकिरण करती है, तो जो पृथ्वी होती है, जो उससे जो गर्मी निकलती है उसको भी ये इकट्ठा कर लेता है। इस तरीके से क्या काम करता है मैं आपको बता दूं, ये ना तो पृथ्वी को ज़्यादा गर्म करने देता और ना ज़्यादा इसको ठंडा होने देता। ठीक है, इसका ये काम है। धूल कण होते हैं भाई, धूल कण, भाई धूल हो गई, ये भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा हवा चलती है तो हमारी आंखों में जो है धूल आ जाती है। ठीक है, फिर हम उसको पोंछते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि वायुमंडल में धूल कण भी होते होंगे। ठीक है, जैसे कौन कौन से कण, धूल कण में क्या क्या चीज़ शामिल है? भाई समुद्री नमक के कण हो गए, पतली मिट्टी हो गई, धुएं के कालिमा हो गई, राख हो गई, पराग हो गई, धूल हो गई, उल्काओं के टूटे हुए कण हो गए, बहुत सारी चीजें शामिल है यार धूल कण में। तो ये सारे धूल कण है, ये वायुमंडल के निचले भाग में होते हैं। जनरली देखा जाए तो वायुमंडल के निचले भाग में ही होते हैं भाई। जब हवा चलती है तो हमारी आंखों में फंस जाता धूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या पता लग रहा है कि ये नीचे ही भाग में होते हैं वायुमंडल के। ठीक है, वायुमंडल के निचले भाग में ही होते हैं। तीसरा पॉइंट है, धूलकण सबसे ज्यादा उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में मिलते हैं। भाई ये धूलकण जो होते हैं कहाँ मिलते हैं? जो शीतोष्ण वाले, उपोष्ण वाले प्रदेश है वहीं पे मिलते हैं, सिंपल सी बात है। चौथा पॉइंट है, बादलों को बनाने में सहायक। भाई मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा रोल है इसका बादलों को बनाने में। ठीक है, अगर धूलकण ना हो ना वायुमंडल में तो बादल बन ही नहीं सकते। यानी कि अगर भाई वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में जब बारिश होती है, जो बारिश होती है ना, बारिश को कराने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। ठीक है, बारिश कैसे बनती है धूल कणों से, ये तो हम 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई बादलों को बनाने में सहायक है, बारिश करवाने में सहायक है। क्वेश्चन आए लिख देना। अब आते हैं वायुमंडल की संरचना, यानी वायुमंडल की बनावट। अगर हम देखें तो भाई वायुमंडल जो है कितनी परतों से बना है? वायुमंडल 5 परतों से बना है। वायुमंडल कितनी परतों से बना है बेटा? वायुमंडल कितनी परतों से बना है? 5 परतों से। पहला है शोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है हमारा बहिर्मंडल। अब देखिए, आयन मंडल को बाह्य मंडल भी कह देते हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, आइए पहली परत को देख लेते हैं, शोभ मंडल। ठीक है भाई, ये सब वायुमंडल के नीचे की परत, सबसे नीचे की परत है वायुमंडल की। ठीक है, यानी वायुमंडल एक इमेजिन किए 5 परतों से बना है। ठीक है, और ये सबसे नीचे की परत है। ठीक है, अब अगर इसमें बात करें तो इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये भाई धरातल से 13 किलोमीटर तक है। यानी इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। ठीक है, यानी धरातल से 13 किलोमीटर तक। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, ध्रुव है, हमारे पोल्स हैं, वहाँ पे 8 किलोमीटर पाई जाती है इसकी।
ऊंचाई, और भूमध्य रेखा पर अगर देखा जाए तो वहाँ पे 18 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका जो औसत है वो 13 किलोमीटर आता है। ठीक है, अगर इस क्षोभ मंडल की बात करूं तो इसमें धूलकण और जलवाष्प मौजूद होता है। अभी मैंने आपको बताया था जो धूलकण होते हैं, ठीक है, धूलकण के बारे में बताया था कि ये धूलकण जो है वायुमंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं। अब ये क्षोभ मंडल निचले ही भाग तो है, ठीक है। दूसरा, जलवाष्प मौजूद होती है। मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जो जलवाष्प होती है जैसे जैसे ऊपर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा भी कम हो जाती है, ये भी मैंने आपको अभी बताया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें धूलकण और जलवाष्प मौजूद होती है। ठीक है, मौसम में परिवर्तन इसी में होता है भाई, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, गर्मी हो जाए, सर्दी हो जाए, बरसात हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारे परिवर्तन, सारे बदलाव इसी में होंगे। ऊपर के जो मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो भी परिवर्तन होता है यही होता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 165 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से घटता है। ठीक है, यानी कि भाई हर 165 मीटर पे क्या होगा, 1 सेल्सियस तापमान घट जाएगा। ठीक है, अगली परत हमारे पास है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है भाई, ये क्षोभ, देखिए आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि जो क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल के डायरेक्ट ऊपर समताप मंडल लग जाए ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद समताप मंडल शुरू होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली से ऐसा नहीं है कि एकदम यूपी लग गई भाई, कुछ हिस्सा थोड़ा सा बीच में रहता है। ठीक है, उसको ना दिल्ली कह सकते ना यूपी कह सकते। ठीक है, फिर बाद में यूपी लगता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि भाई क्षोभ मंडल और समताप को मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। यानी क्षोभ मंडल आता है पहले, एक तरीके से आप समझो एक रास्ता है, एक एक वे है। ठीक है भाई, क्षोभ मंडल होता है पहले, ठीक है, उसके बाद आता है क्षोभ सीमा। एक क्षोभ सीमा होती है, ठीक है, जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। क्षोभ सीमा के बाद जो है समताप मंडल आता है। ठीक है, क्षोभ सीमा में क्या होता है, तापमान स्थिर होता है, बात आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब समताप मंडल की बात कर लेते हैं पूरी तरीके से। भाई ऊंचाई देखिए 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, यानी अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 50 किलोमीटर तक ये पाया जाता है धरातल से। ठीक है, डायग्राम देखो, डायग्राम में समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसमें एक खास बात यह है कि इसमें ओजोन पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है बेटा, ओजोन पाई जाती है। ठीक है, मध्य मंडल देख लो, ऊंचाई देखी जाए तो 80 किलोमीटर तक पाया जाता है धरातल से, धरातल तक तो नहीं बल्कि 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। देखिए यहाँ पे फोटो में देखिए आप, ठीक है, ये 80 किलोमीटर तक पाया जा रहा है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है भाई, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान घटेगा। ठीक है, मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं भाई, जैसे क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को क्षोभ सीमा कहते हैं, इसी तरीके से मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये मध्य मंडल और आयन मंडल को अलग करते हैं, क्योंकि चौथी परत हमारे पास आयन मंडल है। ठीक है, अब ये मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं इसमें, जिसे आयन कहते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें आयन पाए जाते हैं इस मंडल में, इसलिए इसका नाम रख दिया आयन मंडल। ठीक है, इसको बाह्य मंडल भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। पृथ्वी के द्वारा जो भेजी गई रेडियो तरंगे होती हैं वो इस परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है। ठीक है भाई, जो भी तरंगे भेजी जाती हैं पृथ्वी के द्वारा, रेडियो तरंगे, वो जो है इसी परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है। यहाँ पे एक खासियत ये है कि भाई जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान भी बढ़ने लगेगा। वायुमंडल देख लीजिए जल्दी से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत और सबसे ऊंची परत है। ठीक है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी और सबसे ऊंची परत है। इसके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है भाई, क्योंकि बहुत ऊंचा है, कौन जाएगा वहाँ पे, कम जानकारी उपलब्ध है। इस परत में जो मौजूद पदार्थ है, घटक है, तत्व है, वो सभी विरल है। ठीक है, सभी मरे हुए हैं सारे। ठीक है, अगला टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक हमारे पास है, वो है मौसम और जलवायु के तत्व। ठीक है, इसका जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है उसमें बस शॉर्ट में दे रखा है। ठीक है, इसको आप आगे के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मौसम और जलवायु के तत्व मेनली 6 हैं: ताप, दाब, हवा, नमी, बादल, वर्षण। ठीक है, ये हमारे मौसम और जलवायु के तत्व हैं। इसके बारे में डिटेल में नहीं दे रखा। ठीक है, डिटेल में आपको 10वां 9वां जो 9वां 10वां 11वां चैप्टर है उसमें आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। तब तक के लिए आपको अलविदा मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कमेंट में बताइए कैसी लगी वीडियो। जो भी डाउट है कमेंट करें यार, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके बताइए। कमेंट नहीं करते आप, ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी से, बहुत ही जल्दी मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है।